तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नदी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका जो है। तो फिर से हमारा सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना। क्वेश्चंस को क्या करना है आपका जो है, ब्रेक करना है। तो इस क्वेश्चंस में सबसे पहला पार्ट है हमारा जो है नदी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का भी इसके बारे में पता नहीं होगा कि नदी प्रक्रम में हमें लिखना क्या है, तो वो आज पता चल जाएगा आप लोग को। दूसरा, उसके बाद क्लियर कट अलग से पूछा हुआ है अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का विस्तृत या संक्षिप्त विवरण आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। मतलब सबके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन विथ डायग्राम। जब भी स्थलाकृतियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता है तो बिना डायग्राम्स के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना लिखेंगे उसका 25% ही मिलेगा, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो डायग्राम्स इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिवर प्रोसेस, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर्स। आपका जो है इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल इन ब्रीफ में देना है। पॉइंट क्लियर? तो इसको देखते हैं इसका आंसर कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, उस पर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे नदी प्रक्रम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे आपका जो है कि नदी प्रक्रम क्या होता है। राइट, रिवर प्रोसेस। सबसे पहला है हमारा जो है रिवर प्रोसेस। सबसे पहला है हमारा रिवर प्रोसेस। क्लियर है? तो रिवर प्रोसेस क्या होता है उस पर आते हैं हम लोग जो है। यहाँ पे नदी प्रक्रम का मतलब है कि नदी के द्वारा जो है जल के प्रवाह के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि नदी के द्वारा किए जाने वाले कार्य। नदी जो है जब भी जल का प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके उद्गम स्थान से समुद्र तक, आधार तल तक, तो नदी जो है मुख्य रूप से दो कार्यों को करती है। एक अपवर्तनात्मक कार्य करती है और एक आपका निक्षेपात्मक। यद्यपि दोनों क्रियाएं जो है साथ साथ चलती है, अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य। अब 100% दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ऊपरी भागों में जहाँ पे ढाल अधिक होता है यहाँ पर अपवर्तनात्मक प्रक्रम अधिक होता है। यहाँ पर जो है आपका अपवर्तनात्मक प्रक्रम, इरोजनल प्रोसेस, अपवर्तनात्मक प्रक्रम, इरोजनल प्रोसेस जो है ग्रेटर देन निक्षेपात्मक, डिपोजिशनल, ग्रेटर देन निक्षेपात्मक। तो यहाँ पर ऊपरी भागों में जो है मुख्य रूप से जहाँ पे ढाल अधिक होता है, ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में इरोजनल प्रोसेस ग्रेटर देन डिपोजिशनल प्रोसेस। लेकिन दोनों क्रियाएं साथ साथ थोड़ा बहुत निक्षेपण भी होता है। नदी घाटियों के साथ साथ, नदी के तली के साथ साथ जो कहीं कुछ निक्षेपण की क्रिया भी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे इरोजनल प्रोसेस मोर डोमिनेंट होता है कंपेरिजन टू डिपोजिशनल। एंड सेकंड वन यू कैन से दैट ये बीच वाले भाग में दोनों लगभग इक्वल चलते रहते हैं। इरोजनल भी होता है कहीं की साइड साइड में जो है कि डिपोजिशनल भी आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन निचले भागों में देखेंगे तो डिपोजिशनल ग्रेटर देन इरोजनल। तो इस तरीके से नदी जो है अपने उद्गम से लेकर के, अपने उद्गम स्थान से लेकर के जहाँ पर वह गिरती है, यदि हम उसकी बात करें तो ये दो प्रोसेस जो है साथ साथ हमेशा चलते रहते हैं। कहीं पर किसी का प्रभाव ज़्यादा होता है, कहीं पर निक्षेपात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है, कहीं पर आपका अपवर्तनात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है। और कहाँ पर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसे हम लोग नदी प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं। तो नदी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो नदी प्रक्रम से तात्पर्य यह होगा कि नदी जो है अपने उद्गम स्थान से जब मूल जहाँ पर वह अपना जल छोड़ती है, जहाँ पर वह गिरती है, उसके बीच में नदी का जब प्रवाह होता है तो वह मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करती है, अपवर्तनात्मक और आपका निक्षेपात्मक। अब जो अपवर्तनात्मक कार्य करती है वह
आपके जो है कई प्रक्रियाएं उसमें सम्मिलित होती है, या अलग अलग कई सारे जो है उसमें तरीके सम्मिलित होते हैं। तो अपवर्तनात्मक प्रक्रम आपका अलग है और निक्षेपात्मक अलग है। तो नदी प्रक्रम में एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। सबसे पहले नदी प्रक्रम में आप एक आपका फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि अपवर्तनात्मक प्रक्रम, इरोजनल प्रोसेस, राइट, इरोजनल प्रोसेस। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ध्यान देंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और अच्छे से ध्यान देंगे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में कभी समझ में ना आए, तो कम से कम टर्मिनोलॉजी हर सब्जेक्ट की आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। अब इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि शुद्ध हिंदी बिना थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को तैयार करना है। अब यूपीएससी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज जरूर कर सकते हैं। दूसरा है आपका जो है निक्षेपात्मक प्रक्रम, डिपोजिशनल प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में एक लाइन आप सबसे पहले नदी प्रक्रम होता क्या है। नदी प्रक्रम जैसे मैंने अभी बताया कि नदी जो है उद्गम से लेके मुहाने तक मुख्य रूप से जो है दो कार्य करती है, एक अपवर्तन का कार्य करती है और दूसरा निक्षेपण का कार्य करती है। यद्यपि दोनों क्रियाएं साथ साथ जारी रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुख्यतः ऊपरी भागों में अपवर्तन की क्रिया ज़्यादा सक्रिय होती है निक्षेपण की तुलना में। मध्य भाग में दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं और निचले भागों में जो है निक्षेपात्मक क्रियाएं ज़्यादा होती है अपवर्तन की तुलना में। इसी आधार पर अलग अलग स्थलाकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। अपवर्तनात्मक प्रक्रम में भी जो है मुख्य रूप से दो प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। एक आपका भौतिक प्रक्रम, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रम, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरा जो है रासायनिक प्रक्रम, रासायनिक क्रिया के द्वारा केमिकल प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश बच्चों को नदी प्रक्रम में लिखना क्या है ये नहीं पता होता है। निक्षेपात्मक में ऐसा कुछ अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है। निक्षेपात्मक में निक्षेपण की क्रिया होती है। यांत्रिक प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? यांत्रिक प्रक्रम में यदि हम बात करें तो आपका जो है सबसे पहला यदि हम देखें तो अपघर्षण की क्रिया क्या होता है देखेंगे हम लोग। पहले मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ आप लोग का। अपघर्षण, आपका एब्रेशन, या एक इंग्लिश वर्ड इसके लिए यूज होता है कोरेजन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोरेजन है, इस ए के स्थान पे ओ आ जाएगा तो वह केमिकल प्रोसेस में आता है, कोरोजन, घोलीकरण। तो अलग से देखेंगे उसको। दूसरा है आपका जो है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण, एट्रिशन, राइट। तो अपघर्षण, सन्निघर्षण ये इसमें आ जाएगा। तीसरा है आपका जल गति क्रिया। जल गति क्रिया या जल दाब। हाइड्रोलिक एक्शन, सॉरी हाइड्रेशन उसमें आएगा आपका। ये तीन प्रोसेस आपके इसके अंतर्गत आएंगे, अपघर्षण, सन्निघर्षण, जल गति क्रिया या
जल दाब। तो इसके द्वारा जो है, तो ये तीनों होते ही क्या है, अपघर्षण में हम देखें तो जब भी किसी क्षेत्र में नदी का प्रवाह होता है, पहले हम कुछ रासायनिक प्रक्रम भी आप लोग को बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग उसमें आएंगे। तो रासायनिक प्रक्रम में आपका सबसे पहला घोलीकरण, सॉल्यूशन, दूसरा आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तीसरा आपका हाइड्रेशन, जल योजन। चौथा इसमें आपका जो है, चौथा इसमें आ जाएगा आपका कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटाइजेशन। तो ये चार रासायनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। तो देखेंगे चारों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से इरोजनल प्रोसेस के तहत ये दो अलग अलग प्रोसेस, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रम, और यांत्रिक प्रक्रम में जो है ये सभी क्रियाएं यहाँ पे क्या होती है आपकी जो है सम्मिलित देखी जा सकती है। पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपघर्षण में। सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका जो है अपघर्षण में। तो अपघर्षण क्या होता है? तो अपघर्षण, यहाँ पे घर्षण वर्ड क्लियर आपका सम्मिलित है। तो डेफिनेटली होता है क्या कि जब भी कोई नदी फ्लो करती है तो नदी के साथ कंकड़ पत्थर, छोटे बड़े सभी प्रकार के, जिसको नदी बहा करके ले जा सकती है, इसको हम लोग सेडिमेंट्स, नदी के साथ प्रवाहित मलबा कहते हैं, सेडिमेंट्स। ये आपका जो है नदी के लिए अपर्दन के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में काम करते हैं, अपर्दन के उपकरण के रूप में काम करते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स पार्टिकल्स है, ये रास्ते में पड़ने वाले, मार्ग में आपका जो है जो भी चट्टानें पड़ती है, मान लिया यहाँ पे कोई चट्टान है, रॉक है आपकी जो है, तो जब ये चट्टानों से टकराएंगे, ये कंकड़ पत्थर जब चट्टानों से टकराएंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे आपका जो है उसके साथ घर्षण की क्रिया होगी, उसके साथ क्या होगी आपकी जो है फ्रिक्शन की क्रिया होगी। और निरंतर जब एक ही जगह पे बार बार चट्टानों से पत्थर, कंकड़ पत्थर टकराते रहेंगे, सेडिमेंट्स टकराते रहेंगे, आपके जो है जो भी बोल्डर्स है वो सभी टकराते रहेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, इस रॉक्स का इरोजन होते रहेगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। तो इसको कम शब्दों में सिर्फ इतना ही लिखना है कि नदी के साथ प्रवाहित मलबों के द्वारा, मलबों के कणों के द्वारा चट्टानों से टकराव से घर्षण की क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप चट्टानों का निरंतर अपर्दन या मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों का निरंतर अपर्दन होते रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपघर्षण के द्वारा अपर्दन का कार्य होता है। दूसरा है आपका सन्निघर्षण। दूसरा आपका क्या है, आपका जो है सन्निघर्षण। तो सन्निघर्षण क्या होता है उसमें आते हैं। एट्रिशन। तो सन्निघर्षण में क्या होता है कि ये जो सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं, मलबों के जो कण हैं, ये आपस में भी टकराते रहते हैं, इनके बीच आपस में भी यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में टकराव होगा। तो आपस में टकराने से इन कणों का आकार भी क्या होते रहता है आपका जो है, आपस में इनके बीच में जो टकराव होता है, इस टकराव से
इन कणों के आकार में भी क्या होती रहती है, कमी आते रहती है। इनका भी आकार क्या होते रहता है, आपका जो है छोटा होते जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सन्निघर्षण कहते हैं। आई बात समझ में कि प्रवाहित मलबों के कण आपस में भी उनके बीच में टकराव होते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आकार में निरंतर कमी आते जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, सन्निघर्षण कहलाती है। मैंने कहा कि अपने शब्दों में जितना आप उसको समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके दिमाग में क्लियर कट फ्लुएंसी होगी शब्दों के चयन में, उतना ही आप अच्छे से लिख पाएंगे और मार्क्स उतने ही अच्छे आ पाएंगे। तो इस कारण से बार बार उसको पढ़ना है, सोचना है और फिर क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है। तो ये हो गया सन्निघर्षण की क्रिया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। जो तीसरा हमने देखा था आपका जल गति क्रिया या जलदाब। जल गति क्रिया या जलदाब, हाइड्रोलिक एक्शन। तो इसमें क्या होता है, जल गति क्रिया में क्या होता है कि जल जो है जब मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों की संधियों, यहाँ पे ज्वाइंट से मान लेते हैं, तो चट्टानों की संधियों से तेजी से टकराता है। तो जल के वेग के द्वारा यहाँ पे जो है जब जल तीव्र वेग से टकराता है तो जो जल की स्पीड होती है, जल की वेलोसिटी होती है, उससे चट्टानों के संधियों पे क्या पड़ता है, आपका प्रेशर पड़ता है, दबाव बढ़ता है। तो इसलिए संधियों के स्थान पे चट्टानें क्या होने लगती है, आपका जो है टूटने फूटने लगती है। क्योंकि जल जो जब बहता है तो तेजी से चट्टानों से क्या करता है, टकराते भी रहता है। तो उस टकराने के दौरान भी चट्टानों में क्या होगा, तीव्र वेग से जब चट्टानों से टकराते रहेगा निरंतर एक जगह पर, तो वो चट्टानें टूट फूट करके क्या होती है, नदी के साथ, जल के साथ बहने लग जाती है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी जो है जल गति क्रिया या जलदाब क्रिया कहलाती है, हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है। तो इसके द्वारा जो है अपर्दन की क्रिया होती है। तो ये भी एक अपर्दनात्मक, चूँकि इसमें जो है किसी केमिकल प्रोसेस का योगदान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भौतिक या यांत्रिक प्रक्रम कहते हैं। अर्थात भौतिक या यांत्रिक प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि जब बिना रासायनिक क्रिया के नदी के जल के द्वारा क्या होता है, अपर्दन का कार्य होता है, तो उसको हम लोग यांत्रिक प्रक्रम में रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है यूपीएससी में खास करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के यूपीएससी पूछ रहा है। मैं पेपर एनालिसिस करूंगा 2019 का, तो उसमें जो बच्चे लोग ये कहते हैं कि ज्योग्राफी से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ज्योग्राफी पेपर टफ आ रहा है, तो उसका मैं एनालिसिस करूंगा। तो कोई भी पेपर टफ नहीं है, 90% क्वेश्चंस जो है आपके उन्हीं पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में आते हैं जो आपने पढ़ा होता है, लेकिन आपकी उतनी समझ विकसित नहीं होने के कारण से मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। टीचर्स की भी गलती है कि उस लेवल पे जा कर के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो इस कमी को दूर करने के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की शुरुआत जो है हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अच्छे से प्रयागराज में कर रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो ये हो गया आपका अपर्दनात्मक प्रक्रम। तो अपर्दनात्मक प्रक्रम में ये हमारे अभी हमने देखा था, अपर्दनात्मक प्रक्रम में ये 3 प्रक्रम आपके यांत्रिक प्रक्रम के रूप में देखे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रासायनिक प्रक्रम में। तो रासायनिक प्रक्रम में सबसे पहला है घोलीकरण। तो घोलीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब नदी बहती है तो कुछ तत्वों को, चट्टानों के कुछ तत्वों को अपने साथ घोल करके बहा करके ले जाती है। तो जो घुलनशील तत्व है चट्टानों के, आपके क्या होते हैं, घुल करके नदी के साथ निरंतर बहते रहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, आपका जो है घोलीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्रिया होती है। इसमें किसकी क्रिया होती है, आपकी जो है ऑक्सीजन की क्रिया होती है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जिन चट्टानों में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जल से उनकी निरंतर रासायनिक क्रिया होगी, और जो लौह तत्व है वह क्या होंगे, आपके जो है ऑक्साइड्स के रूप में अलग होकर के जल के साथ क्या करेंगे, टूट फूट करके चट्टानों के रूप में, चट्टानों से अलग होकर के बहना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। जल योजन में हाइड्रोजन की क्रिया होती है। इसमें जो किसकी क्रिया होती है, हाइड्रोजन, या सामान्य शब्दों में हम लोग कहते हैं जल का अवशोषण। जब कोई चट्टानें जो है जल को अवशोषित करती है, कई सारी चट्टानों में ऐसे तत्व होते हैं जल को अवशोषित कर लेते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन के रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वह उनका आयतन बढ़ने लगता है। तो एक सीमा के पश्चात तो आयतन बढ़ने से चट्टानें भी क्या होंगी, आपकी जो है टूटना स्टार्ट कर देती है। तो उसको हम लोग कहते हैं जल योजन की क्रिया।
कार्बोनेटीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है और जो तत्व है वह फिर से क्या होते हैं, घुल करके अलग होने लगते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के तत्व जल के साथ रासायनिक क्रिया करके आपके क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस रासायनिक प्रक्रम के द्वारा भी जो है अपरदन का कार्य होता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो नदी के द्वारा अपरदनात्मक इन प्रक्रमों से विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहाँ पे निक्षेपण की क्रिया ज़्यादा होती है। नदी के वेग में कमी के कारण, ढाल में कमी के कारण से नदी अपने साथ लाए गए मलबों को क्या करती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है और फिर फाइनली जो है आपके निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से निचले भागों में होता है। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निक्षेपात्मक रूप से बनती है उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी जो है एक फ्लो चार्ट्स के द्वारा। तो जब भी आप आंसर लिखें तो एक लाइन परिभाषा नदी प्रक्रम क्या होते हैं बता दीजिए, उसके बाद ये फ्लो चार्ट्स बना दीजिएगा नदी प्रक्रम के रूप में। मैंने कहा ना कि जितना आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे, मेरा एक स्टूडेंट रहा है तो उसको जो है ज्योग्राफी में जब 600 मार्क्स का पेपर होता है, 356 इलाहाबाद के बच्चे हैं, हरिमोहन है, कई सारे बच्चे जानते होंगे, IRTS है, तो उसको 356 मार्क्स आए थे। तो उस समय 356, 350 प्लस या 300 प्लस भी अच्छे मार्क्स कहे जाते थे। तो मैंने पूछा था कि राइटिंग में और क्या क्या उन्होंने एक्स्ट्रा किया था। तो जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके ब्रैकेट बना करके इस तरीके से बॉक्स बना करके हाईलाइट करके लिखा रहता है। तो वो बताया कि वह एग्ज़ाम में इस तरीके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको इस तरीके से बॉक्स में क्या कर लेता था, क्लोज कर देता था। तो इस तरीके की चीज़ें भी करके जो है अच्छे मार्क्स लाए हुए बच्चे जो है। तो आपको क्रिएटिविटी शो करना है, जो किसी क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करें, उसके लिए कुछ नया तरीका फ्लो चार्ट्स, बॉक्स बनाना, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। यही आपको जो है अदर से डिफरेंट की ओर ले जाता है। और ये एक दिन में नहीं होगा, जब पहले से आप उसको प्रैक्टिस में रखेंगे, मेंटल मैप बना करके रखेंगे, तब जाके एग्ज़ाम में वह चीज़ें अपने आप होने लगती है। एग्ज़ाम में एक दिन में तुरंत नहीं होती है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपरदनात्मक प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमारा, नदी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस नदी प्रक्रमों के द्वारा, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक प्रक्रमों के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है अब हम लोग उस पर आएंगे आपका जो है। तो अब हम लोग आते हैं नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब हम लोग आते हैं आपका जो है नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। रिवर लैंडफॉर्म्स। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं। अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, सबसे पहले फ्लो चार्ट्स में सभी का नाम दे दीजिए। इरोजनल लैंडफॉर्म्स, दूसरा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। क्लियर है? तो दोनों लैंडफॉर्म्स में कौन कौन से क्या क्या नाम आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती है उसमें। तो सबसे पहले आपका जोड़नी के सभी जितनी बुक्स में एग्जाम दी गई सभी के सभी को याद आ ही जाए, जितनी मैक्सिमम याद आएगी उससे भी आपका काम चल जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका वी आकार की घाटी, वी शेप वैली, इसी से फिर आपका आगे गॉर्ज बनेगा और इसी से फिर क्या बनता है आपका कैनियन। इसलिए तीनों को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं,
क्योंकि एग्जाम में कम शब्दों में समेटना है इस कारण से। तो विच हैव वैली, गॉर्ज एंड कैनियन। राइट। दूसरा वाटरफॉल्स, जलप्रपात एवं छिपरिकाएं। वाटरफॉल्स एवं रैपिड्स। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आप ले सकते हैं पोर्ट होल, जलगर्तिका। एवं औनमन कुंड। पॉट होल्स एंड प्लंज पुल। राइट। तो ये स्थलाकृति आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट आपका इसके अलावा आपका आ जाएगा संरचनात्मक सोपान। स्ट्रक्चरल बेंचेस, नदी वेदिका, रिवर टेरेसेस, और भी हो सकते हैं कुछ, मैं अभी गिने चुने। संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। मैं आप लोग को लिखना कैसे आंसर वो बता रहा हूँ, तो एक आध दो स्थलाकृतियाँ छूट भी सकती है। पेनी प्लेन, संप्राय मैदान। राइट। तो मोस्ट ऑफ दी इम्पोर्टेंट स्थलाकृतियाँ हैं जो नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने के बीच में ऊपरी भागों में अपर्दन के थ्रू जो है इन लैंड फॉर्म्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखेंगे। डिपोजिशनल्स में आएंगे तो नदी जैसी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आपका जो है जलोढ़ पंख, एवं जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु का क्या करती है, आपका जो है शंकु का निर्माण करती है। एल्यूवियल फेन, एंड कोन। उसके बाद आगे जो है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवी, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। नदी विसर्प का निर्माण होता है, रिवर मियांड्रिंग। नदी विसर्प के बाद गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। तो जितने अच्छे से आपको याद रहेंगे उतना ही आपको टाइम कम लगेगा और लिखने में आपको आसानी होगी। इसके बाद आपका निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में लेंगे तो डेल्टा एंड एस्चुरी। फाइनली नदी द्वीप भी बन जाते हैं। डेल्टा एंड एस्चुरी, रिवर आइलैंड्स।
These are the depositional landforms developed by the river. तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट दे देना है कौन कौन सी स्लाकितियाँ बनती है उसका जो है, और उसको फिर एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम बना देना है। जैसे वी शेप वैली, तो वी शेप वैली आप लोग जानते हैं, नदी अपने ऊपरी भागों में लंबवत अपर्दन के द्वारा, अपर्दन में हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी है, वर्टिकल इरोजन जिसको हम लोग घाटी गर्तन भी कहते हैं, वैली डिपनिंग भी कहते हैं। तो लंबवत अपर्दन के द्वारा सबसे पहले वी शेप वैली का फॉर्मेशन करती है, और जब यही वी शेप वैली की गहराई में निरंतर अपर्दन जारी रहता है तो उसकी गहराई में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रही, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और ज़्यादा गहराई हो गई तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है कैनियन। विश्व की सबसे गहरी कैनियन जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको आई शेप वैली भी कहा जाता है, इसको जो है आई शेप वैली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आई आकार की घाटी भी कहा जाता है जो गहरी कैनियन होती है। तो सबसे पहला हो गया इस तरीके से। फिर दूसरा मैंने जलप्रपात लिया, तो जलप्रपात कैसे बनते हैं, जब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें क्रमशः एक के बाद एक क्षैतिज रूप से या लंबवत रूप से पड़ती है, तो कठोर चट्टानों का अपर्दन कम होता है, कोमल का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसी कोमल चट्टानों का अपर्दन ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका ढाल जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोमल चट्टान ज़्यादा कट गई, तो जब नदी यहाँ से आगे बहेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका जो है वाटरफॉल बनेगा। तो इस तरीके से नदी के मार्ग में जब क्रमशः आपका जो है क्रमिक रूप से, अल्टरनेट रूप से क्या मिलता है, कठोर और कोमल चट्टानों का अस्तित्व पाया जाता है, तो कोमल चट्टानों के क्षेत्र में अपर्दन अधिक होने के कारण से एक समय के बाद क्या होता है, वहाँ पे तीव्र ढाल का निर्माण होता है, जहाँ पर जो है जलप्रपात का निर्माण देखा जा सकता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जलप्रपात, रैपिड्स का मतलब, छिपरिका का मतलब क्या होता है कि कम ऊंचाई वाले जलप्रपात को, जहाँ पे जल जो है कम ऊंचाई से निरंतर आगे बढ़ते रहता है, तो कम ऊंचाई वाले जलप्रपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है रैपिड्स कहते हैं, तो छिपरिका उसको कहा जाता है। फिर मैंने लिया था संरचनात्मक सोपान, तो संरचनात्मक सोपान कहाँ बनते हैं, जहाँ पे कठोर और कोमल चट्टानें नदी के मार्ग में दोनों ओर, जितने जल्दी मैं बना रहा हूँ उतना आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कठोर चट्टान है आपकी, ये कठोर है, फिर आपका कोमल है, फिर यहाँ पे कठोर है, फिर यहाँ पे कठोर है, ये कठोर हार्ड रॉक हो गई आपकी जो है, और यहाँ पर आपका जो है कोमल चट्टानें हैं, सॉफ्ट। हम इन दोनों के बीच में मान लेते हैं नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है, नदी यहाँ पे क्या कर रही है, आपका जो है फ्लो कर रही है। तो दोनों ओर एक कठोर चट्टान है, कोमल चट्टान, तो यहाँ पे जहाँ पे कोमल चट्टान है वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा, कठोर चट्टानों का अपर्दन क्या होगा, आपका जो है कम होगा। तो जब नदी बहती है और नदी के मार्ग में आपका जो है कोमल और कठोर चट्टान क्रमशः एक के ऊपर एक परतों के रूप में मिलते हैं, तो कठोर चट्टान का अपर्दन कम होता है, कोमल चट्टानों का अधिक होता है, जिसका हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, विशेषक अपर्दन। जैसे शब्द बचाना है तो उसको डिफरेंशियल इरोजन कहा जाता है। तो विशेषक अपर्दन के परिणाम स्वरूप डिफरेंशियल इरोजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका जो है इस तरीके की जो भूआकृति बनती है सोपानाकार स्टेयर शेप में जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका संरचनात्मक सोपान कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान। तो आंसर डिस्कशन है, तो मान के चल रहा हूँ आप लोग को पता होगा कि कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है, तो जब नए स्टूडेंट्स लोग को समझाया जाता है तो और थोड़ा सा टाइम दे करके 3 डायमेंशनल डायग्राम्स दिखा करके समझाया जाता है। तो विषय का अपर्दन के कारण से जो है, एक मैंने स्लागितली नदी वेदिका, रिवर टेरेसेस, तो नदी वेदिका जो है ये भी संरचनात्मक सोपान के समान ही दिखाई देती है, लेकिन ये जो है नदी के पुनर्यौवन का परिचायक होती है, नदी के पुनर्यौवन रिजुनेशन का रिजल्ट होती है।
ये बात समझ में कैसे कि सबसे पहले जो है जब एक चौड़ी घाटी में एक चौड़ी घाटी का निर्माण हो गया, मान लेते हैं ये नदी है हमारी, रिवर है, एक वाइडर वैली का फॉर्मेशन हो गया। यदि किसी कारण से नदी के वेग में पुनः वृद्धि हो जाती है, कई कारण होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, या आप लोग ने पढ़ा होगा नदी का द्वितीय अपरदन चक्र या नदी में पुनर्वेवन की स्थिति के कारण, तो वहाँ पे जानेंगे। तो नदी का जब फिर से आपका वेग में वृद्धि हो गया था, उसमें पुनर्यवन आ गया, रिजुनेशन आ गया, मतलब उसके वेग में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी नदी जो है, नदी क्या करती है, इस चौड़ी घाटी को पूरा तो कटाव नहीं करेगी, वेग में वृद्धि के कारण से ये फिर से इस नदी इस चौड़ी घाटी में कटाव करके जो है ये इस चौड़ी घाटी में कटाव करके गहरी घाटी का निर्माण कर लेती है। अर्थात ये जो आकृति इस तरीके से बन जाती है आपका जो है एक चौड़ी घाटी में एक गहरी घाटी बन गई, राइट। तो इसको हम लोग घाटी में घाटी कहते हैं, वैली इन वैली। लेकिन जब फिर से पुनर्यवन आ गया तो फिर से इस गहरी घाटी में छोटी घाटी बना देगी। तो इस प्रकार से जब किसी एक विस्तृत चौड़ी घाटी में कई सारी छोटी घाटियां होती है तो इस प्रकार की आकृति जो बनती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है रिवर टेरेसेस कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है रिवर टेरेसेस, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ रिजुनेशन। पुनर्यवन का क्या होती है, पुनर्यवन या बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में इसको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स इसको कंसिडर किया जाता है। तो डिटेल पढ़ेंगे बाद में हम लोग, आपको पता होना चाहिए यदि आप एग्जाम मेंस देने जा रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं तो ये हो गया हमारा नदी वेदिका। और उसके बाद मैंने बताया था जलगर्तिका। जलगर्तिका क्या होती है, जब नदी बहती है तो नदी जब बहती है तो नदी के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो नदी एक ही जगह पे घूमने लग जाती है, भंवर बन जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भंवर बनेंगे वहाँ पे निरंतर कटाव होते रहेगा, एक ही जगह पे जो है जब कटाव होते रहेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएंगे, आपके गड्ढे बन जाते हैं, ट्रफ्स बन जाते हैं। सामान्य शब्दों में हम लोग कहते हैं गड्ढे, ट्रफ्स बन जाते हैं। तो इन्हें हम लोग पॉट होल्स कहते हैं। और जब इनका आकार बड़ा हो जाता है, बड़े आकार के गड्ढे हो जाते हैं, तब इसके प्लंज पूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है प्लंज पूल कहते हैं। आई बात समझ में। तो नदी अपने मार्ग में अवरोध के कारण से कई भंवरों का निर्माण करती है। भंवर का मतलब समझते हैं आप लोग, जिंदगी भी एक भंवर है, वर्ल। तो एक वर्ल का फॉर्मेशन करती है। तो जहाँ जहाँ वर्ल्स फॉर्मेशन होते हैं जल में गति में अवरोध के कारण से, तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, नदी के मार्ग में जो है, नदी के मार्ग में जो नदी की तली है, बेड ऑफ रिवर, वहाँ पर जो इस तरीके से क्या बन जाएंगे, आपके जो है कई सारे गड्ढे बन जाते हैं। कई सारे आपके क्या होते हैं, आपके जो है इस तरीके से गड्ढे बन गए। दीज आर नोन एज द पोर्ट होल्स। ये क्या बन गए, आपके जो है पोर्ट होल्स बन गए, जल गर्तिकाएं बन गई आपकी जो है। राइट, जल गर्तिकाएं। और जब इन्हीं का आकार बड़ा हो जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। और अवनमन कुंड जो है उन्हें भी कहा जाता है जब कहीं से जल ऊपर से नीचे गिरता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। ये मान लिया यहाँ पे जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तो यहाँ पर जो जलप्रपात की जल की स्थिति जहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे भी गहरा गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे भी इसको क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं, अवनमन कुंड। तो अवनमन कुंड वर्ड जो है दो जगह के लिए यूज होता है, बड़े आकार के पोर्टहोल्स के लिए या जलप्रपात का जल जहाँ पे नीचे गिरता है उसके लिए भी होता है। तो इस तरीके से। और फाइनली जो है लास्ट हमारा कौन सा था, संप्राय मैदान। तो जब फाइनली सभी स्थलाकृतियाँ कट जाती है, यह हमारा संप्राय मैदान। तो जब पूरा का पूरा कोई उत्थित भूभाग समाप्त हो जाता है, समतल मैदान में पूरा क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है तो जब पूरी तरह से जो है कोई ऊंचा भूभाग, मान लीजिए पर्वत था, सभी तरह इधर भी नदी, इधर भी नदी, उधर भी नदी, सभी तरफ नदियां बह रही है, और एक समय के पश्चात जो है ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आपके जो है, इसको हम लोग कहते हैं समप्राय मैदान, पेनी प्लेन कहते हैं। डेविस ने ये वर्ड यूज किया है। राइट, तो ये हो गई आपकी अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ। उसी तरह निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को आपको एक लाइन डिस्कस कर देना है कि किस तरीके से जलोढ़ जलोढ़ शंकु बनते हैं, बाढ़ का मैदान कैसे बनता है, रिवर मियांड्रिंग्स कैसे बनती है, ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या करना है, कवर करना है। इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको जो है कवर करना है। तो ये क्वेश्चंस जो था हमारा वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर हमें कैसे क्या लिखना है और स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती है उसके बारे में। ये जितने भी है उसको भी इसी तरह से हैंडल कर लेना है, एक लाइन डायग्राम बनाते हुए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था नदी प्रक्रम और स्थलाकृतियाँ जो है खास करके यूपीपीसीएस और बीपीएससी में सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं है, बट एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बलों के तहत हमें स्थलाकृतियों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पहला ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर कम शब्दों में 15 वर्ड्स का है। तो फिर से मैंने कहा 250 से लेकर के 300 वर्ड्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है विद इन अ टाइम। मैंने फिर से कल बताया था 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 12 से 13 मिनट आपके पास है, उसके अंतर्गत ख़त्म करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका जो है